हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन ऑफ सिविल सर्विसेज में। ये जो वीडियो है आपको 7वीं जेपीएससी पीटी में जो जनरल स्टडी पेपर 2 का सिलेबस है उसका सेकेंड वीडियो है। फर्स्ट के वीडियो में हम लोगों ने झारखंड के इतिहास में मुंडा शासन व्यवस्था, नागवंशी शासन व्यवस्था एवं पढ़ा पंचायत के बारे में पढ़ा था। ये जो आपका वीडियो है इसमें जो ये आप पॉइंट्स देख रहे हैं, एक्चुअली में ये झारखंड का इतिहास न होकर ये शासन व्यवस्था के बारे में पूछा गया है। ठीक है, झारखंड का इतिहास मुख्यतः ये जीएस जो 1 है उसका भाग है, जिसमें कि आपको झारखंड के इतिहास, कला एवं संस्कृति एवं भूगोल इत्यादि के विषय में आपको पूछे जाएंगे। तो ये जीएस 1 में आपको फॉल करता है और यहाँ पे झारखंड का इतिहास पॉइंट नाम दिया हुआ है, बट वस्तुतः यह आपको शासन व्यवस्था के बारे में पूछा गया है। झारखंड में विभिन्न जनजातियों के बीच प्रशासनिक व्यवस्था क्या थी, उनकी ग्रामीण व्यवस्था क्या थी, उनके बारे में पूछा गया है। तो जो प्रथम वीडियो आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। प्रथम वीडियो में हम लोग मुंडा शासन व्यवस्था, नागवंशी शासन व्यवस्था एवं पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे मांझी परगना शासन व्यवस्था। और मैं फिर से बता दे रही हूँ कि जो GS 1 और GS 2 पेपर है आपका जेपीएससी का, दोनों से 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, 200 मार्क्स के, और क्वालिफाइंग मार्क्स आपका 40 होता है, जिसमें कि आपको जीएस पेपर 2 आपको जो होगा वो पूरी तरह से झारखंड स्पेसिफिक होगा। मतलब आपको पूरी तरह से झारखंड के सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे आपको पॉइंट ए में आपको झारखंड का इतिहास अर्थात प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में पूछा गया है। ठीक है, पॉइंट 2 में आपको सदान, झारखंड के सदान एवं झारखंड के आंदोलन के बारे में पूछे जाएंगे। उस तरह पॉइंट 3 में आपको भी झारखंड संबंधी ही प्रश्न पूछे जाएंगे। तो विभिन्न प्रकार के पॉइंट्स हैं। आपको झारखंड का सिलेबस के बारे में वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, झारखंड का सिलेबस वाला वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा आपको, जिससे झारखंड के जो जेपीएससी का सिलेबस है वो आपको क्लियर हो जाएगा। और जो जीएस पेपर 1 है उसमें आपको इंडिया का हिस्ट्री हो जाएगा, इंडिया की ज्योग्राफी होगा, शासन व्यवस्था अर्थात पॉलिटी हो जाएगा, इंडिया की आर्थिक व्यवस्था के बारे में पूछा जाएगा, मीन्स इकोनॉमिक्स के बारे में पूछा जाएगा, इन्वायरमेंट के बारे में पूछा जाएगा एवं करंट अफेयर्स के बारे में पूछा जाएगा। जीएस 2 पूरी तरह से आपको झारखंड स्पेसिफिक पूछा जाएगा, झारखंड के सामान्य ज्ञान के बारे में। तो ये आपको जो सीरीज चल रही है, जीएस पेपर 1 का ऑलरेडी एक अलग सीरीज चल रहा है, जीएस पेपर 2 का भी अलग सीरीज चल रहा है। जीएस पेपर 1 में ऑलरेडी 4 टॉपिक्स आपको एंशिएंट हिस्ट्री से पढ़ाए जा चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो सबसे पहले उनकी वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। और ये जीएस पेपर 2 का एक वीडियो ऑलरेडी आ चुका है, जिसमें कि आपको ये 3 टॉपिक्स आपको पढ़ा दिए गए हैं। तो सबसे पहले इन टॉपिक्स को ज़रूर देख लीजिएगा, उसके बाद आप लोग इस वीडियो को देखिएगा। इसमें आपको मांझी परगना शासन व्यवस्था के बारे में पूछा गया है। मेरे चैनल में आपको जो 2 स्टेट पीसीएस और एक यूपीएससी की तैयारी चल रही है, जो स्टूडेंट जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसकी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ लूसेंट के वीडियो डाले हुए हैं, उनको आप पढ़ सकते हैं। वो बहुत ही फैक्चुअल बुक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे मांझी परगना शासन व्यवस्था। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं फिर से बोल रही हूँ, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही अच्छी तरह से हो जाएगी। मेरे चैनल के माध्यम से बहुत सारे टॉपिक्स और करवा दिए जाएंगे, जिससे आपको आपकी तैयारी में मदद मिलेगा। आइए जानेंगे झारखंड में जो मांझी शासन व्यवस्था है वो क्या थी। संथाल भारत की बहुसंख्यक जनजातियों में यह एक व्यवस्था है जो कि मांझी शासन व्यवस्था के नाम से जानी जाती है, और यह व्यवस्थित कृषि करने वाली जनजाति है। झारखंड की जनजातियों में जो सबसे अधिक संख्या है वो है संथालों की। एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। झारखंड की जनजातियों में सबसे अधिक संख्या किनकी है? संथालों की। और इनका जो निवास स्थल है ये संथाल परगना है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ से आने से पहले ये लंबे समय तक सबसे पहले कहाँ रहे थे? पश्चिम बंगाल में। तो आपको एक और फैक्ट आ गया यहाँ पर। देखिए, मैं आपको पीटी और मेंस दोनों के परिप्रेक्ष्य में समझा रही हूँ। इससे आपका सिर्फ पीटी का तैयारी नहीं हो रहा है, मेंस का भी तैयारी हो रहा है, तो आप दोनों परिप्रेक्ष्य में आप समझेंगे। ये जो पूरा कंटेंट है ये एक्चुअली मेंस के लिए है, और पीटी में फैक्चुअल भी पूछे जाएंगे। वो फैक्ट कहाँ से आएंगे? ये आपका पीटी का सिलेबस है, तो इसी से आपका जो पीटी का जो फैक्ट है वो कौन कौन आएगा वो मैं आपको बताती चली जा रही हूँ, आप पढ़ते चले जाइए। तो दोनों तैयारी हो रही है आपकी पीटी और मेंस के लिए, इसलिए हर वीडियो को सावधानी से देखिएगा। तो मांझी लोग हैं,
वे लोग झारखंड आने से पहले कहाँ रहते थे? लंबे समय तक पश्चिम बंगाल में रहे, जहाँ इनको क्या कहा जाता था? पश्चिम बंगाल में सावतार। वहीं से ये यहाँ आकर संथाल परगना में बस गए। ठीक है, संथाल परगना के जो मूल निवासी थे ये पहाड़िया समुदाय के लोग थे। आप लोग अभी पढ़ चुके हैं पहाड़िया समुदाय के बारे में, पढ़ा पंचायत के बारे में पढ़ चुके हैं। 1765 में जब अंग्रेजों ने प्रवेश किया तो पहाड़ियों ने अधीनता कबूल करने से इनकार कर दिया था। आपने लास्ट वीडियो अच्छी तरह से पढ़ा हो तो आपको इसके बारे में अच्छी तरह से पता है। लास्ट वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा अगर नहीं देखे हैं तो। स्वतंत्रता प्रेमी पहाड़िया जनजाति को काबू करने में विफल होने पर एक कूटनीति के तहत संथालों और पहाड़ियों के बीच संघर्ष खड़ा कर दिया गया। कौन खड़ा किए? ये अंग्रेज लोग। 1832-33 में 1338 वर्ग मील क्षेत्र को सीमांकन कर दामिनी कोह प्रक्षेत्र की स्थापना की। तो दामिनी कोह क्षेत्र की स्थापना कितने क्षेत्रफल में की गई थी? 1338 वर्ग मील के क्षेत्र में। कब? 1832 ईस्वी में। इस भूभाग को पहाड़िया जनजाति को आवंटित कर दिया गया और इसकी गोद में फैला भूभाग संथालों के बसाव के लिए आरक्षित कर दिया गया। संथालों ने मांझी व्यवस्था शौर्य पहाड़ी जनजाति से प्राप्त की और शौर्य का जो राजनीतिक जीवन रहा है ये बड़ा ही लोकतांत्रिक रहा है। सामूहिक और पारिवारिक जीवन में मौखिक संविधान, नियम उपनियमों का पालन करने की सीख बचपन से ही इनको मिली है। और संथाल जो सामूहिक जीवन था वो सामूहिक जीवन था। वे एक सामूहिक जीवन को मान्यता देते थे, अर्थात मिलजुल कर रहने के लिए पक्षधर थे। उसकी उपेक्षा व उल्लंघन करने पर जो सामाजिक पंचायत था उसको द्वारा उनको दंड भी देने का प्रावधान था। अब मांझी लोगों के गांव का प्रबंधन के बारे में समझिए कि इनका जो गांव का जो प्रबंधन करता था वो मांझी करता था। ठीक है, जो कि गांव का मुखिया एवं पुजारी दोनों था। मांझी गांव का मुखिया और पुजारी दोनों था और उसकी सहायता के लिए गिरी, कोतवार, भंडारी या गुंडैत रहते थे। ग्राम पंचायत में प्रायः जो यौन अपराध या वर्जित यौन संबंध, तलाक, चोरी, भूमि विवाद आदि संबंधित जो मामले होते थे इनका निपटारा किया जाता था। और विभिन्न गांवों के बीच के विवादों को सुलझाने के लिए 2 तरह के अंतरग्रामीय संगठन पाए गए थे। 15 से 20 गांवों पर एक नायक होता था और 17 से 80 गांव पर एक सरदार होता था। ये फैक्ट से इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने उन सबको पहले बोल्ड कर लिया है। इनको समझते जाइएगा कि ये फैक्ट बोल्ड मैंने क्यों किया है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और इस सरदार पर ही इस पूरे इलाके की जिम्मेवारी होती थी। आगे देखिए, अंग्रेजों के शासनकाल में जो सरदार होता था, सरदार, नायक एवं मांझी को मान्यता मिली थी, उनको मासिक वृत्ति दी जाती थी, अर्थात मंथली पेमेंट किया जाता था। उनको मंथली सैलरी, वेजेस दिया जाता था। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप लोग यहाँ समझ लिए गांव के प्रबंधन के बारे में। अब आगे प्रशासनिक संगठन के बारे में समझिए। संथालों ने शौर्य पहाड़ी की तरह ही राजनीतिक संगठन को भी अपनाया। प्रत्येक संथाल गांव में एक पंचायत होती थी जिसका मुखिया मांझी कहलाता था। गांव का एक धार्मिक प्रधान भी होता था जिसे नायके कहते हैं। मांझी गांव का प्रधान होता है और उसे प्रशासनिक एवं न्यायिक अधिकार होते थे। यह ग्राम सभा बुलाकर गांव के झगड़ों का निपटारा करता था और लगान वसूलता था एवं विवाद संबंध स्थापित करने की अनुमति देता था। इसके लिए भी एक सहायक होता था जिसको जोग मांझी कहते थे। ठीक है, जोग मांझी कहते थे। और जोग मांझी क्या करता था? समाज के लोगों पर, उनके आचरण पर नज़र रखता था और साथ ही वैवाहिक समस्याओं को भी सुलझाता था। जन्म एवं विवाह के अवसर पर भी इस जोग मांझी की सलाह महत्वपूर्ण होती थी और मांझी की अनुपस्थिति में उसके कार्य को प्रमाणिक संभालता था। इस प्रकार से पूछा जा सकता है प्रश्न नायके के बारे में, मांझी के बारे में, जोग मांझी के बारे में, प्रमाणिक के बारे में, इनके प्रमुख कार्य या फिर इनकी विशेषता के बारे में पूछा जाता है पीटी में एग्जाम में, इसलिए आप उनको ध्यान रखिएगा। गांव में संदेश वाहक के रूप में गुंडैत होते थे। तो गुंडैत का क्या कार्य होता था? संदेश वाहन करना, जो ग्राम सेवा या उत्सव की सूचना ग्रामीणों को देते थे, साथ ही उन्हें एक स्थान पर एकत्रित करता था तथा मांझी की आज्ञा का पालन करता या करवाता था। अब देखिए, मांझी की न्यायिक व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। मांझी ग्राम पंचायत के माध्यम से हत्या संबंधी गंभीर अपराध को छोड़कर गांव के सारे मामले को निपटाता था। ठीक है, उसके बाद
झगड़ों के निर्णय में विचार विमर्श के लिए कुछ वरिष्ठ जन भी होते थे जिनको भगदो प्रजा कहते थे, और अपराधों के लिए आर्थिक या शारीरिक दंड दोनों देने का प्रावधान था। यौन अपराधों के आरोप सिद्ध होने पर दोषी को तो पहले पीड़िता से शादी करवा दिया जाता था, और अगर दोषी इनकार करता था तो उसे देश मांझी या फिर परगनेत के पास भेज दिया जाता, जहाँ कोई विकल्प नहीं होने पर संथालों की सबसे बड़ी सजा बिटलाहा। संथालों की सबसे बड़ी सज़ा क्या है, प्रश्न पूछा जाएगा तो याद रखिएगा बिटलाहा। अब बिटलाहा क्या है? बिटलाहा एक्चुअली सामाजिक बहिष्कार है, जिसको समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता है। उसको वही सामाजिक बहिष्कृत के लिए ही बिटलाहा शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ बिटलाहा कर दिया जाता था। इसमें व्यक्ति का जो होता था पूर्ण बहिष्कार, अपमानित भी किया जाता था और तिरस्कृत कर उसे गाँव समाज से बाहर निकाल दिया जाता था। कुंवारी लड़की की गर्भवती होने पर जग मांझी को सबसे पहले सूचना दी जाती थी, फिर पंचायत की बैठक होती थी। यदि लड़की अवैध संतान के पिता का नाम पहचान बता देती है और आरोप प्रमाणित हो जाता है तो दोषी को पहले लड़की को अपनाना पड़ता था, उससे साथ शादी करनी पड़ती थी। किंतु यदि ऐसा होता था कि लड़की उस पुरुष को नहीं पहचान पाती है तो दोष दूर करने के लिए तथा गाँव को पवित्र करने के लिए लड़की के परिवार को दंड के रूप में पूजा पाठ की सामग्री तथा भोज भात के लिए चावल दाल खस्सी आदि भेज देना पड़ता था। और अगर संतान जो पैदा होती थी तो उसको जोग मांझी होता था, उसके गोत्र के अंदर उसका नामकरण कर दिया जाता था, बच्चे का नाम। ग्राम पंचायत में जमीन जायदाद के जो मामले होते थे या फिर तलाक, आपसी झगड़े इत्यादि सुलझाए जाते थे, और अगर किसी की हत्या हो जाती थी तब जाके उसमें अंततः सरकारी हस्तक्षेप आवश्यक हो जाता था। 5 से लेकर 8 गांव के मांझी को देश मांझी कहते थे। देश मांझी किसे कहा जाता था? 5 से लेकर 8 गांव का जो मांझी होता था वो देश मांझी हो जाता था। और जिन मामलों का निपटारा मांझी नहीं कर पाता था उसे देश मांझी के पास फैसले के लिए भेज दिया जाता था। 15 से 20 गाँवों को मिलाकर एक परगना बनता है जो अंतरग्रामीय संगठन होता था, और इसका प्रधान परगनैत होता था। परगनैत कौन था? एक अंतरग्रामीय संगठन का प्रधान होता है। और अंतरग्रामीय संगठन क्या है? 15 से 20 गाँवों को मिलाकर एक परगना बनता है, जिसको एक अंतरग्रामीय संगठन कहते हैं। पीटी में इसी तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसको मैं पहले से आपको मेंशन करते चले जा रही हूँ। आप ध्यान से वीडियो देखिए और सावधानी से अगर देख लेते हैं तो इतना जान लीजिए बहुत सारे फैक्ट आपको याद होते चले जाएंगे। ठीक है। फिर देखिए, परगनैत के जिम्मे अनेक कार्य होते थे। विभिन्न गाँव के बीच विवादों का निपटारा यही पंचायत करती थी। देश मांझी या मांझी जिस मामले को सुलझा नहीं पाता उसे परगनैत के पास भेज देता था, और परगनैत को बिटलाहा करने का अधिकार होता था। बिटलाहा क्या हुआ? समाज से बहिष्कृत करना। देश मांझी परगनैत का सहायक होता था, और शादी विवाह के मामले में तो जोग मांझी ही निर्णय सुनाता था, और धार्मिक अपराधों में नायके ही फैसले लेता था। अब सरकारी पंचायतों की स्थापना हो गई है, जिसके कारण परंपरागत पंचायत की शक्ति में कमी आई है। फिर भी दोनों साथ साथ कार्य कर रहे हैं। अभी भी परगनैत अपने क्षेत्र के सभी गांवों की सामाजिक, वैवाहिक एवं अन्य समस्याओं का समाधान करता है। बिटलाहा संथाल समाज की जो सबसे कठोर सजा है। यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि बिटलाहा संथाल समाज की जो सबसे कठोर सजा है वो क्या है? तो बिटलाहा। और बिटलाहा का अर्थ क्या होता है? समाज से बहिष्कृत करना या फिर समाज बहिष्कृत होना। ठीक है। यौन अपराध सबसे अधिक निंदनीय एवं दंडनीय माना जाता है। जब कोई महिला समगोत्रीय पुरुष या गैर संथाल के साथ यौन संबंध की दोषी पाई जाती है तो उसे भी बिटलाहा की सजा दी जाती है। और बिटलाहा की सजा समाप्त करने का भी प्रावधान है, जिसमें कि अब देखिए, ये पढ़ लीजिए, समझ लीजिएगा। बिटलाहा की सजा को समाप्त करने का प्रावधान क्या है कि उसे एक बहुत बड़ा जाति भोज देना पड़ता है। अब बिटलाहा सजा प्रायः नहीं के बराबर होती है, और इसमें भी प्रशासन का हस्तक्षेप आरंभ हो गया। ये वर्तमान समय की बात की जा रही है। तो ये हो गया आपको मांझी व्यवस्था। अब हम लोग आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे हो जनजाति शासन व्यवस्था। एक्चुअली ये आपको हो ना लिख करके इसके बारे में लिखा है मुंडा मान की शासन व्यवस्था। तो ये इसी से संबंधित है विल्किंसन रूल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखेंगे ये मुंडा मान की शासन व्यवस्था या हो जनजाति शासन व्यवस्था क्या है। देखिए, जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट है मैं उनको बताते चले जा रही हूँ, तो आपको वीडियो देखने के साथ साथ उन महत्वपूर्ण फैक्ट को पेंसिल से कहीं नोट कर लेना होगा, ताकि वो आपको संक्षेप में याद करने के लिए हेल्पफुल हो।
क्योंकि देखिए छोटे छोटे फैक्ट आप अगर लिख करके कहीं रख लेते हैं वो रिवीजन में, क्विक रिवीजन में हेल्प हो जाएगा। ठीक है, वैसे मैं MCQ बनाकर रेडी कर दूंगी, एक MCQ आपको दे दूंगी जो कि आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होंगे, इम्पोर्टेंट एग्जाम क्वेश्चंस होंगे जो कि आपको पीटी में आने के पूर्ण संभावित रूप से देखे जा सकते हैं। तो ये मुंडा मानकीय शासन व्यवस्था या फिर हो जनजाति शासन व्यवस्था क्या होती है? सबसे पहले समझ ली कि हो जनजाति जो है वो आबादी की दृष्टि से झारखंड की चौथी सबसे बड़ी जनजाति है। बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट, तो झारखंड की चौथी सबसे बड़ी जनजाति कौन हो गई? हो जनजाति। और इनका संकुल क्षेत्र क्या है? कोल्हान। इनकी सामाजिक तथा राजनीतिक व्यवस्था भी एक विशिष्ट पहचान रखती है। अब इनके गांव के प्रबंधन को समझेंगे। हो गांव में क्या एक पंचायत होती है जो गांव के विवादों का निपटारा करती है। गंभीर एवं संगीन आरोप ग्राम पंचायत के समक्ष लाया जाता है और रक्त संबंधियों में यौन संबंध होना या फिर बनाना गंभीर अपराध के रूप में देखा जाता है। इसके लिए अपराधी को सामाजिक बहिष्कार, वही बिटलाहा का ही एक अन्य रूप हो गया, या फिर कह सकते एक तरह से इसमें भी एक तरह से बिटलाहा का व्यापकता देखी जा सकती है। तो इस प्रकार के जो गंभीर अपराध हैं तो इसमें भी समाज से बहिष्कृत करने की प्रथा है। इनके यहाँ डायन प्रथा का भी प्रचलन है और यदि किसी महिला का डायन होने से संबंधित पुख्ता सबूत प्राप्त होता है तो ऐसी स्थिति में उस उक्त महिला को कड़ा दंड दिया जाता है। अन्य जातियों के यहाँ खाने पीने पर भी कड़ी पाबंदी होती है और इस अपराध के लिए भी उसे गोत्र से बाहर कर दिया जाता है, लेकिन भोज भात आयोजित करने पर जाति में फिर वापस मिला लिया जाता है। तो ये मान सकते हैं कि थोड़ा बहुत यहाँ पे देखिएगा कुछ कुप्रथा या फिर कुछ अंधविश्वास के रूप में भी देखा जा सकता है यह सब चीज़। साधारण अपराध के लिए नकद या सामग्री के रूप में जुर्माना लिया जाता है और जो जटिल अपराध हो गए या फिर जो कह सकते हैं जो जघन्य अपराध होते थे तो उनके लिए प्रायः भोज भात व्यवस्था करने का प्रावधान था क्षमादान के रूप में। तो ये जो साधारण अपराध के लिए नकद या सामग्री के रूप में जो जुर्माना लिया जाता था उसका उपयोग प्रायः किस लिए होता था उसको भी समझ लीजिए। सामूहिक जो समारोह होते थे उन पर इनका उपयोग होता था। पारिवारिक झगड़े, गांव के विवाद, संपत्ति आदि मामलों का निपटारा भी पंचायत के द्वारा किया जाता था। गांव का जो प्रधान होता था वह मुंडा होता था और उसकी सहायता कौन करता था? डाकुआ। हो जनजाति में गांव का प्रधान मुंडा होता था और उसकी सहायता के लिए डाकुआ होता था। इम्पोर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। कई गांवों को मिलाकर अंतर्ग्रामीण पंचायत बनती है जिसको पीढ़ कहते हैं और उसका प्रधान मानकी होता था। ठीक है, अर्थात कई गांवों को मिलाकर अंतर्ग्रामीण जो पंचायत बनती है जिसको पीढ़ कहते थे जिसका प्रधान मानकी होता है। अच्छी तरह से रिपीट करके याद कर लीजिएगा। और एक पीढ़ में लगभग 5 से 10 गांव होते थे। ठीक है, यानी कि ये जो पीढ़ बना हुआ हुआ यह 5 से 10 गांव पर बना होता था जिसका प्रधान मानकी हो गया। कुछ पीढ़ में अधिक गांव और एक से अधिक मानकी भी होते थे। ठीक है, ग्राम पंचायत में सभी परिवार के मुखिया फैसला करने में शामिल होते थे और अंतर्ग्रामीण पंचायत में सभी गांव के मुंडा भाग लेते थे। पंचायत का निर्णय प्रायः मान्य होते थे। वर्तमान समय में सरकारी पंचायतों का अस्तित्व हो क्षेत्र में भी देखने को मिल रहा है। मुगल शासन के पतन के बाद अंग्रेजों ने इस इलाके को बंगाल का जिला घोषित कर दिया और सिंहभूम का जो संचालन वर्तमान झारखंड राज्य के लोहरदगा से होता रहा, लेकिन सिंहभूम से कर वसूली नहीं हो सकी। कर वसूली और अंग्रेजों की मनमानी के विरोध में 1830 से 32 में कोल विद्रोह हुआ था। कोल जनजाति को ही हो जनजाति भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट याद रखिए, कोल विद्रोह। ठीक है, कोल विद्रोह आपका जो विभिन्न झारखंड के आंदोलन हैं उनमें आपको पढ़ना पड़ेगा। इस जो कोल विद्रोह था उसके दमन के लिए कंपनी और आदिवासियों के बीच समझौता हुआ और समझौते के परिणाम स्वरूप 1837 ईस्वी में विल्किंसन रूल बना। उस समय थॉमस विल्किंसन कमिश्नर था। ठीक है, तो कोल विद्रोह के समय कमिश्नर कौन था? विल्किंसन था। 1837 में कैप्टन थॉमस विल्किंसन ने गवर्नर को एजेंट के रूप में कोल्हान के सभी मुंडा अर्थात ग्राम प्रधान को अपने गांव का राजा घोषित कर दिया और यह कहा कि पूर्व की तरह सभी मानकी और मुंडा वंशानुगत होंगे। अंग्रेजों द्वारा सिंहभूम क्षेत्र को अपने अधीन करने के बाद यह घोषणा की गई कि मुंडा लोग अपने गांव में 1 रुपया वसूल कर उसमें से 12 आना कर के रूप में अपने मानकी के पास जमा करेंगे। ठीक है,
और बानकी अपने अधीनस्थ मुंडा लोगों से वसूल किए गए जो कर है उसको सरकारी खजाने में जमा करेगा, जिसमें से प्रति रुपये में से 1 आना के हिसाब से, अर्थात देखिए 1 आना मतलब हो गया प्रति रुपये में 1 आना, हर 1 रुपये में कितना आना होता है, 16 आना होता है। तो हर 16 आना में 1 आना जो होता है वो मानकी को उसकी उसी दिन खजाने से भुगतान मिल जाएगा, अर्थात उसके काम के लिए। और पूर्व की तरह मानकी और मुंडा को अब उसके कार्यों में सहायता है तो उन्हें अपने साथ 2-3 डाकुओं यानी चपरासी रखने की अनुमति भी दी गई थी। दंड की आधी राशि डाकुआ को उनके पारिश्रमिक के रूप में दी जाती थी और आधी राशि का उपयोग हेतु ग्राम की भलाई हाथू जो आधी राशि होती थी वो हाथू यानी कि ग्राम की भलाई में उपयोग में लाई जाती थी। इस मानकी मुंडा महासभा की सफलता से कैप्टन विल्किंसन को कोल्हान में प्रचलित दंड प्रणाली संस्कृति की परंपराओं तथा नई कर प्रणाली को लेखबद्ध किया था। तो ये एक तरह से नई कर प्रणाली थी जिसको आपको समझ लेना होगा फिर से कि कैसे कैसे इस कर प्रणाली का संचालन किया जाता था। जिस मामले में मुंडा को नहीं सुलझा पाते थे उस मामले का भी निपटारा मानकी को करना होता था और मानकी को अपने अधीनस्थ मुंडा लोगों पर कड़ी निगरानी रखनी पड़ती थी। कैप्टन थॉमस विल्किंसन ने इसमें से कुल 32 प्रावधान शामिल करके इसे तत्कालीन बंगाल के गवर्नर से अनुमोदित कराकर कोल्हान क्षेत्र में लागू करा दिया और यह कानूनी व्यवस्था अंत में विल्किंसन रूल के नाम से मशहूर हो गई। विल्किंसन रूल में छोटे आपराधिक मामले भी शामिल किए गए और हत्या और डकैती को इससे अलग रखा गया। जहां मुंडा को न्याय प्रणाली का समुचित ज्ञान था और आम जनता का मुंडा पर भरपूर विश्वास था, वहां विल्किंसन रूल काफ़ी सफल हुआ। अब कंक्लूजन देखिए कि हो जनजाति का जो इतिहास रहा कुल मिलाकर काफ़ी गौरवशाली रहा है और तत्कालीन जो अंग्रेज अफसरों ने लिखा है कि कोल्हान के लोगों को लड़ाई से नहीं जीता जा सकता था, सहमति के रास्ते से ही कुछ हो सकता था। तभी विल्किंसन कानून के माध्यम से अंग्रेजों ने इनसे संधि और उनसे उनकी जो शासन प्रणाली को मान्यता दी और अपनी अस्मिता के लिए होने संघर्ष भी किया। ठीक है, आज भी यह क्षेत्र जो है यह आदिवासी स्वशासन की जीवंत भूमि है। तो ये जो आपका ये जो हो विद्रोह है इसके बारे में हम लोग विस्तृत रूप से हम लोग पढ़ेंगे। जो झारखंड के विभिन्न आंदोलन हुए हैं उसमें हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। आगे देखेंगे। अगला महत्वपूर्ण फैक्ट है डोगलो शोहर शासन व्यवस्था, जिसको खड़िया शासन व्यवस्था भी कहते हैं। खड़िया झारखंड की एक प्रमुख जनजाति है और यह प्रोटो अस्ट्रोलाइट से संबंध रखती है। ठीक है, और इनकी भाषा क्या है, खड़िया, जिसमें मुंडारी, उरांव और आर्य भाषा के भी शब्द मिलते हैं। इस जाति के लोग झारखंड में कहाँ हैं, गुमला, सिमडेगा, रांची, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के राज्य में भी फैले हुए हैं। मुख्यतः आपको झारखंड में कहाँ पे फैले हैं इन्हीं पर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, झारखंड में ज़्यादातर लोग बीरू लोग क्षेत्र अर्थात सिमडेगा में है और इसका उद्गम स्थान रोजंग बताया जाता है। खड़िया खड़िया लोग तीन प्रकार के होते हैं। एक तो हो गया आपका पहाड़ी खड़िया, दूसरा हो गया दूध खड़िया, तीसरा हो गया ढेलकी खड़िया। खड़िया लोगों में किसी एक गांव के सभी निवासी एक क्षेत्र के होते हैं और गांव के महतो, पाहन और विशेष रूप से कटराहा होते हैं। किसी क्षेत्र में खड़िया लोगों की पारंपरिक शोषण व्यवस्था में महतो, पाहन एवं कटराहा आते हैं। आगे देखेंगे महतो के बारे में। तो महतो जो होता था वो गांव का प्रमुख व्यक्ति होता था। जिन लोगों ने कभी गांव बसाया उन्हें ही गांव का मुख्य व्यक्ति कहकर महतो की उपाधि दे दी जाती थी और यह वंश जो होता था यह परंपरागत पद था, परंतु गांव वालों की सहमति से इन्हें बदला भी जा सकता था। पाहन वह व्यक्ति जो गांव के पर्व त्योहार में पूजा पाठ कराता था, वो पाहन कहलाता था। इन्हें कालो भी नाम से भी जाना जाता है। शादी तथा सार्वजनिक त्यौहार में इन्हें बुलाया जाता है, जैसे फागु पूजा, कर्मा पूजा, नई फसल की पूजा हो या फिर कुआं या फिर वृक्ष का विवाह हो। यह पद भी प्रायः परंपरागत है और परंतु इसे भी बदला जा सकता है आवश्यकता पड़ने पे। फिर कटराहा के बारे में जानिए। प्रत्येक गांव में एक कटराहा होता है, वही गांव का नेता और संचालक होता है। ग्रामवासी उसी के परामर्श और अनुमति से कार्य करते हैं और गांव के झगड़ों का निपटारा और मुसीबत का निपटारा भी यही करता है। लोगों की बैठक बुलाना एवं गांव की समस्या का समाधान करना इसके अनिवार्य कार्य है। अपने इस पद के लिए
इसे गांव से कोई वेतन भी नहीं दिया जाता है। कटराहा को नियमों का खुद पालन नहीं करने या फिर कुछ अवगुण होने पर उस व्यक्ति को अपने कटराहा पद से और उसकी दायित्व से हटा दिया जाता है। जो व्यक्ति अपनी जाति की रीति नीति को सही जानता है, उसी व्यक्ति को कटराहा के पद पर नियुक्ति के लिए प्रस्ताव डाला जाता है। चयन के लिए उस क्षेत्र के खड़िया बुजुर्ग एक जगह एकत्र होते हैं जो कि कटराहा का चुनाव करते हैं। तो हर गांव में जब किसी परिवार को अशुद्ध करार दिया जाता है तब उसे शुद्धिकरण के लिए क्षेत्र विशेष में पाहन के समान पूजा पाठ कर शुद्धिकरण अर्थात भात वितरण किया जाता है और ऐसे परिवार के शुद्धिकरण का कार्य भी कटराहा द्वारा ही करवाया जाता है। महतो के बारे में जान लीजिए। महतो गांव का झगड़े का निपटारा गांव से में सभा बुलाकर महतो पाहन एवं गांव के बड़े बुजुर्ग की उपस्थिति में किया जाता है। इस कार्य में गांव में महतो की उपस्थिति आवश्यक है। देखिए पूर्व में भी यहाँ पर महतो के बारे में मैंने लिखा है, यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिया गया है, बस यहाँ पर आपको डिटेल से महतो के बारे में बताया गया है, ठीक है, उसके कार्य के बारे में। तो जमीन जायदाद के विवादों का निपटारे में जो महतो की भूमिका होती थी वो अहम होती थी। दंड का निर्णय सर्वसम्मति से किया जाता था तथा हत्या को छोड़कर अन्य गंभीर मामलों का निपटारा गांव के महतो एवं अन्य बड़े बुजुर्ग द्वारा किया जाता है। अपने गांव के किसी लड़के या लड़की से यौन संबंध रखना अपराध माना जाता था और इसके लिए समाज के द्वारा बाहर निकालने की सजा दी जाती थी। खड़िया समाज में कुल 9 गोत्र हुआ करते थे। डुंगडुंग, कुल्लू, टेटे, बा, केरकेटा, सोरिंग, किंडो, टोपो और विलुंग। इनको याद रख लीजिएगा, ठीक है। खड़िया समाज के ये 9 गोत्र हैं और आसपास के सभी गोत्र वाले गांव मिलाकर अपने बीच विवाद के समाधान हेतु एक क्षेत्रीय प्रशासन तंत्र बनाया जो खूंट कहलाया और इसकी अध्यक्षता भी कटराहा में इसका अध्यक्ष भी किसी कटराहा में ही चुना जाता है। इस पद को खड़िया घाट भी कहते हैं। ढोकलो का सभापति जो संपूर्ण खड़िया समाज का राजा होता था उसको ढोकलो सोहर कहते थे। 1934 से 35 के आसपास जब समस्त आदिवासी समाज शिक्षा के विकास के साथ जागृत हो रहा था, लगभग इसी समय खड़िया जाति के अग्रणी लोगों द्वारा भी अपने समाज को संगठित करने, सशक्त बनाने एवं अपनी समस्या के समाधान हेतु अखिल भारतीय महासभा का गठन किया गया, जिसको ढोकलो के नाम से जाना जाता है। और ढोकलो का जो सभापति होता था वो संपूर्ण खड़िया समाज का राजा होता था, जिसको ढोकलो सोहर कहते थे। खड़िया समाज में जो ढोकलो का अर्थ होता है वो बैठक होता है और सोहर का अर्थ होता है अध्यक्ष, अर्थात ढोकलो बैठक उसका अध्यक्ष हो गया, वो ढोकलो सोहर हो गया। ढोकलो में सभी क्षेत्र के प्रमुख अर्थात महतो, पाहन और कटाहा इकट्ठे होते हैं। अर्थात ये जो सभा हो रही थी ढोकलो की सभा, इसमें सभी क्षेत्र के प्रमुख पहले इकट्ठा होते थे और इस जो बैठक को बुलाने का जो सारा इंतजाम होता था वो कटाहा लोग करते थे। साल में एक बार ये लोग इकट्ठे होते थे, अर्थात ये जो ढोकलो सभा कम से कम साल में एक बार जरूर होती थी और इस सभा में ढोकलो सोहर का चुनाव खड़िया जनजाति के लोगों द्वारा ही किया जाता था। इस जो ढोकलो सोहर होता था अर्थात जो ढोकलो जो सभा का अध्यक्ष होता था उसका कार्यकाल 3 वर्षों के लिए होता था। एक से अधिक गांव या गोत्र से संबंधित किसी समस्या का समाधान ढोकलो की सोहर की अध्यक्षता में ही किया जाता है। खड़िया समाज को संगठित एवं सशक्त करने का कार्य भी इसके द्वारा किया जाता है। खड़िया समाज के व्यापक रूप में प्रतिनिधि के तौर पर ये काम करते हैं और प्रत्येक गांव का जो कटाहा होता था वो अपने गांव की घटना एवं समस्याओं की सूचना खड़िया राजा अर्थात सोहर को देता है। राजा की आज्ञा से वह गांव के झगड़े या समस्या का समाधान करता है और गांव का कटाहा झगड़े आदि का फैसला करने पर प्रतिवेदन राजा के पास पेश करता है। खड़िया राजा के जो सेक्रेटरी होते थे उसको लिखाकड़ भी कहते, खजांची अर्थात तिजौकड़ और सलाहकार अर्थात देवान भी होते थे। सचिव का काम होता था रिपोर्ट तैयार करना। खजांची खड़िया फंड का हिसाब रखता था। खजांची आज भी जानते हैं आप, ये कॉमन वर्ड है। खजांची जो होता है एक तरह से क्लर्क होता है जो कि पैसे का हिसाब किताब करता है, ठीक है, या फिर अकाउंटेंट उसको समझ लीजिए। बड़े मुकदमे का फैसला राजा स्वयं अपने मंत्रियों के साथ मिलकर करता है और मुकदमे के आधार पर जुर्माना निश्चित करता है। फैसला आने के बाद प्राप्त रकम के कुछ भाग को राजा अपने मंत्रियों के लिए वेतन हेतु उपयोग करता है। झगड़े और अनैतिक व्यवहार का मुकदमा हो तो एक दल से खस्सी और दूसरे दल से हड़िया और भात का जुर्माना भी लेते हैं। खान पान के पहले राजीनामा
कराकर इकरारनामा लिखवाया जाता है और खड़िया महासभा के सामने समाज में किसी गैर खड़िया को शामिल करने के लिए किसी बच्चे जिसका पिता खड़िया नहीं हो लेकिन माँ खड़िया हो को खड़िया की पहचान देने के लिए खड़िया और गैर खड़िया महिला पुरुष की शादी के लिए भी प्रस्ताव लाया जाता है। तो खड़िया जो महासभा होती थी उसका अध्यक्ष खड़िया समाज के गणमान्य लोगों की सलाह से इस समाज की उन्नति के लिए हर समय प्रयासरत रहता है। तो ये थे कुछ प्रमुख प्रशासन व्यवस्था जो कि झारखंड के जनजातियों के बीच में पाई जाती है। नेक्स्ट वीडियो मैं जल्दी अपलोड करूँगी। इन दोनों वीडियो को बहुत अच्छी तरह से देख लीजिएगा। इनसे आपका प्रमुखता से 16 प्रश्न जरूर आएंगे और अगर आप लोगों ने अच्छी तरह से इसको देख लिया तो अगर मेंस में भी अगर इनसे संबंधित प्रश्न आते हैं तो आप अच्छी तरह से लिखने में सक्षम होंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरे वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल हो रहे हैं, लाभदायक हो रहे हैं तो प्लीज़ दूसरों को भी ज़रूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।